अरोड़ा जी, देवेंद्र गुप्ता जी और मेरे संग और बहुत से साथी आए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि राजधानी के इस बहुत ही ऐतिहासिक प्रेस क्लब में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला है। यह अवसर कल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री अमित जोगी जी ने मुझे 6 वर्ष के लिए जनता कांग्रेस से निष्कासित करने का पत्र कुछ आरोपों के साथ उन्होंने दिया है। मैं उनके सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं और ये निष्कासन अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए और अपनी पोजीशन हार्ड न हो उसके लिए मुझे निष्कासित करने का काम इन लोगों ने किया है। जहां तक के अनुसूचित जाति जनजाति के विरोध की बात मेरे बारे में इन लोगों ने लिखा है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं 1998 से चुनाव जीता हूं और अभी तक के डोरवी विधानसभा क्षेत्र के अगर 600 मतदाता किसी बूथ में आदिवासी समाज के हैं तो उसमें 5 वोट और 3 वोट कांग्रेस को मिलता है, 5 वोट भाजपा को मिलता है, बाकी सब मैं पाता हूं। मतलब मैं उनके लिए समर्पित होकर उनकी लड़ाई लड़ता हूं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब श्री अजीत जोगी की सरकार थी तो मैंने अचानक अभयारण्य टाइगर रिजर्व में एक IPS अफसर के द्वारा आदिवासियों को मारपीट की घटना के विरोध में विधानसभा से इस्तीफा तक की पेशकश की थी और मैंने मांग की थी कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ में पहला न्यायिक जांच आयोग का गठन मेरी मांग पर अचानक मान टाइगर रिजर्व के लिए हुआ था। मेरा निरंतर रिश्ता रहता है। विधानसभा की कार्यवाही में आप भाग लेते हैं, मैं उनकी आवाज बुलंद करता हूं। पिछले 2 सत्रों में एक रेंजर ने अचानक मार की एक महिला आदिवासी को बाल पकड़ के मारा। मैंने उसके कारण विधानसभा में बात उठाई और उसे वहां पर निलंबित भी कराया। अनुसूचित जाति के लोगों से भी मेरा बहुत प्रेम है। मेरे प्रतिनिधि जब मैं इसके पहले जब विधायक था तो 5 साल तक सत्तामी समाज के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति मेरे प्रतिनिधि थे। आज मेरे प्रतिनिधि आदिवासी समाज के हैं पिछले 3.5 साल से। एक जनपद पंचायत में मेरे प्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग से हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आरोप मुझे निकालने के लिए मनगढ़ंत रूप से इन लोगों ने किया है। असली कारण मैं अब आपको बताना चाहता हूं और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारण को आप जरूर लिखिएगा। मुझे आप अपने कलम में थोड़ी सी जगह जरूर दीजिएगा और मैं फिर अब सिलसिलेवार अपनी बात शुरू करता हूं। अट्ठाईस 8/2022 मतलब 28 अगस्त 2022 को 12:53 पर श्री अमित जोगी जो कि बिलासपुर के सागौन बंगले में आराम फरमा रहे थे और न जाने और क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने मेरी पत्नी श्रीमती शशि सिंह, जो मेरी पत्नी है और शुद्ध और विशुद्ध रूप से गृहिणी है, जो कभी राजनीति के आज तक के मेरे 20 साल के विधायकी कार्यकाल में कभी एक बच्चों के स्कूल तक में मुख्य अतिथि बन के नहीं गई है और जो अभी पिछले 3 महीने पहले एक दुर्घटना में गिर गई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने मेरी पत्नी को फोन किया और बदतमीजी की जितनी भी सीमा लांघ सकते थे वो उन्होंने लांघी। उन्होंने मेरी पत्नी के संग गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया
उसके संग सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं जब 1 घंटे के बाद आया तो मेरी पत्नी रो रही थी। उसने बताया कि अमित भैया करके मैं बात करी, उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें गाली दे के की कि मैं उसको बता भी नहीं पाऊंगी। और ये उनका गुस्सा था। अमित शाह जी के कार्यक्रम में मैं और प्रमोद शर्मा क्यों गए थे? ये बात उन्हें मुझसे करना था क्योंकि राजनीति मैं करता हूं और राजनीति के उतार चढ़ाव भी बहुत देखा हूं। 6 बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, 4 बार जीता हूं, 2 बार हारा हूं। अमित जोगी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। उसकी जितनी उम्र है उससे पहले से मैं राजनीति कर रहा हूं। उसे उम्र की मर्यादा नहीं, महिलाओं के प्रति उसके दिल में सम्मान नहीं। मेरी पत्नी से उसने दुर्व्यवहार किया। अगर अमित शाह जी के कार्यक्रम में जाने से उन्हें बहुत पीड़ा थी तो वो मुझसे बात करते हैं। श्री अमित शाह देश के बहुत बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, और उनके कार्यक्रम में जब मैं गया तो वहां पर आपके चैनल के भी कई मालिक थे, वरिष्ठ संपादक थे, पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, समाज के अन्य वर्ग के थे। हमें भी निमंत्रण मिला, हम भी गए। इतने बड़े व्यक्ति की बात सुनने के लिए अगर हमको अवसर मिला है तो हम गए। वहां पर कोई जा करके भाजपा प्रवेश की बात नहीं की। अमित शाह जी से मिलना इतना आसान भी नहीं है और हमारा कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था और उनसे कई किलोमीटर दूर हम बैठे थे जैसे आम दर्शक थे, और हम दर्शक के रूप में गए और वहां से सुन के वापस आ गए। राजनीति में मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, जिंदगी में हार और जीत भी बर्दाश्त कर लूंगा। मैं जो शुचिता होती है उसका उल्लंघन कोई भी करे उसे मैं पसंद नहीं करता। मैं स्वयं अपने सार्वजनिक जीवन में आज तक कभी किसी को अरे भी नहीं बोला हूं, किसी भी महिला का सम्मान किया हूं, महिला के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ा हूं। और एक व्यक्ति अगर मेरी पत्नी को बदतमीजी से बात करे तो मैं ऐसे विधायकी को 100 बार छोड़ना और ठुकराना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपने सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। 12-53 में मेरी पत्नी के संग दुर्व्यवहार करने के बाद बजे वाला नहीं वो अमित जोगी जो लिखा था 1:50 में अमित जोगी ने एक व्हाट्सएप किया। ये सब मैं क्या बोलते हैं स्क्रीन शॉट रखा हूं, वही दे रहा हूं। मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। मुझे सूचना मिली है कि स्वर्गीय अजीत जोगी जी की पार्टी के 2 विधायक श्री धर्मजीत सिंह और श्री प्रमोद शर्मा ने श्री अमित शाह से कल मिलकर उनके साथ विलय करने की पेशकश की है। श्री अमित शाह ने उनकी इस पेशकश और उसे सिरे से खारिज करने की जानकारी मुझे दी है, क्योंकि भाजपा को ज्ञात है कि बिना जोगी के दोनों तथाकथित हीरो जीरो हैं। ऐसे गद्दारों को मैं पार्टी की अध्यक्ष की हैसियत से तत्काल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त करता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष को दोनों विधायकों की सदस्यता से तत्काल मुक्त करना पड़ेगा। अध्यक्ष को भी आदेश दिए और वगैरह वगैरह कुछ भी और लिखे। उसके बाद जब उनको लगा होगा कि मैं क्या क्या बोल दिया, तो उन्होंने लिखा 5:14 पर 8 सितंबर को मम्मी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण भावना में बह के आपसे कुछ अनुचित बात हो गई। उसके लिए मैं सदैव आपका क्षमा प्रार्थी रहूंगा। पापा के बाद
आप ही हमारे परिवार के मुखिया हैं। आशा करता हूं कि आप मेरी गलती को क्षमा करेंगे। उसके बाद रेणु जोगी जी का एक मैसेज आया। उसमें लिखा कि आज के घटनाक्रम के लिए मैं अपने परिवार की ओर से हार्दिक खेद प्रकट कर रही हूं। अमित के दुर्व्यवहार के लिए मैं स्वयं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूं। आपसे माफी मांगती हूं। आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। रेणु जोगी और हाथ जोड़ी। अब इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर साठ गांठ आरोप। मैं धर्मजीत सिंह खुला खेल फरोख्ताबादी करता हूं। चुपके चुपके चोरी चोरी वाला गाना कभी नहीं गाया। मैं जो करना होगा खुलेआम करूंगा। मैं उनका बंधुआ मजदूर नहीं हूं। मैं जनता की अदालत से जीत के आया हूं और मैं उसका नौकर भी नहीं हूं। मैं उसका गुलाम भी नहीं हूं। वो मेरा मालिक भी नहीं है। श्री अजीत जोगी जी का मैं सम्मान करता था, वो जननेता थे। श्रीमती रेणु जोगी का भी, जो मेरे को अपने दस्तखत से निकाली है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं क्योंकि वो बहुत ही सभ्य, भली और भद्र महिला है। लेकिन अगर अमित जोगी मेरी पत्नी के संग दुर्व्यवहार करे तो उसकी उम्र तो देखिए। मेरी बीमार पत्नी के संग दुर्व्यवहार करेगा, ऐसी राजनीति मैं करूंगा? ऐसा उसके संग साथ दे सकता हूं? मैंने उनके हर सुख दुख में साथ दिया। मुझे कोई जोगी जी नहीं बोले थे कि आप आ जाओ। मैंने खुद छोड़ के पार्टी उनके संग आया था और फाउंडर मेंबर हूं मैं। मेरे संग ऐसा सलूक करते हैं। जहां तक रहा सवाल, जोगी जी के समय में भी मैंने कह दिया था कि जोगी साहब, आप लोग का कांग्रेस से प्रेम ज्यादा रहता है। अगर आपको जाना है, रेणु जोगी जी को जाना है, तो आप लोग चले जाइए, कृपा करके हमें छोड़ दीजिए। मैंने विधानसभा के अंदर कहा है कि रेणु जोगी जी जब चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें, जिसके पास जाना चाहें, अपना राजनीतिक भविष्य तय कर सकती हैं। ये क्या तरीका हुआ कि आप अपने इन हरकतों के लिए, जैसी सभ्यता उनको सिखाई गई है, जो संस्कार दिए गए हैं, उस संस्कार में ये होगा कि आप किसी महिला को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको फोन लगा के आप इस प्रकार की भाषा में बात करें। हमारे संस्कार में ये है कि हमारा अगर दुश्मन भी है तो हम उसके परिवार के लोगों को, महिलाओं को खास करके हम सम्मान देते हैं और राजनीति के मैदान में हम जंग लड़ते हैं और हमें हार और जीत दोनों की परवाह नहीं होती। मेरा कहना है कि ये अमित जोगी जी, एक संजय बर्मन का दे रहा हूं। वो एक सतनामी समाज के लिए अमित जोगी ने फूलचंद लहरे कचरा हैं, ये हैं, वो हैं करके बोला। उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। पहले अपने गिरेबान में उनको देखना चाहिए कि वो कितने उस समाज को कदर करते हैं, जो समाज उनके लिए दिलो जान छिड़कता है। आप कौन से अवस्था में रहते हैं? क्या खाते पीते हैं जो आपको इस टाइप की बात कहीं पर भी किसी से भी कर लेंगे? ये अच्छी बात नहीं है। मैं उनके आरोपों का खंडन करता हूं और मुझे उन्होंने निकाला, उसके लिए मैं श्रीमती रेणु जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं और श्री अमित जोगी के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत बड़ी कृपा की, मुझे आप अपनी पार्टी से निकालें। आपने कहा कि आपकी पत्नी को जो है गंदे गंदे मैसेज नहीं, फोन में बात किया। तो आपका फिर क्या इस पे रिप्लाई था? मैं ऐसे असभ्य लोगों की भाषा का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास उसके बाद 2500 फोन इधर से उधर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते रहे। मैंने उसके बाद बात नहीं किया। मैंने उसी दिन ये तय कर दिया कि जिन लोगों को इतनी भी सभ्यता ना हो, उन लोगों से कोई बात करना और उसे वास्ता रखना जरूरी है। आपको इतना समय कैसे लगा? मैं देखिए, मैं जोगी जी और रेणु जोगी जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं इन सब बातों को बोलना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब कल उन लोगों ने पूरी सीमा लांघ दी
तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है। ये बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मेरी पत्नी के संग मिसबिहेव किया फ़ोन में, पर मुझे आज मजबूरी में इन सब बातों को बोलना पड़ रहा है। मैं तो उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ ना कि वो क्या है कैसा है, तो मैं चलिए छोड़ो। अब वो आरोप लगाए कुछ भी, वहाँ तक भी ठीक। अब वो अगर सोचेगा कि मैं उसके घर का बावर्ची और नौकर टाइप का रहूँगा तो मैं मरना पसंद करूँगा। मैं सम्मान की ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ, अपमान की ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करता। मैं सम्मान से मरना पसंद करूँगा। मेरा एक सवाल है, प्रमोद शर्मा ये जो प्रयास हो रहे हैं एक एक करके पूछें। हाँ? जो लगातार ये 3 आरोप चल रहे हैं, और जो प्रयास है कि आप भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में विलय करेंगे, या आप पार्टी के जो राज्यसभा सदस्य पाठक उनसे भी आपकी अच्छी मित्रवत है तो आप ज्वाइन करेंगे, तो क्या आपका भविष्य क्या है, क्या रणनीति है? आप पार्टी के सांसद जो पाठक जी हैं, जिस गांव में रहते हैं उसी गांव का मैं वोटर हूँ, लेकिन मैं आज तक के उनसे कभी मिला नहीं हूँ। और मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, मैं ये आपको जरूर बताऊँगा। मैं छुप के कोई काम नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा और मैं जब सम्मानजनक तरीके से मेरी चर्चा होगी उसके बाद मैं जाऊँगा, और जाऊँगा तो बताऊँगा। उसको छिपाने क्या, कब तक छिपा सकता है कोई आदमी? आप दोनों विधायकों की क्या स्थिति है? राजधानी की स्थिति क्या है? आप दोनों विधायकों का क्या, आप लोग बाहर हो गए हैं? आप लोग नहीं, मैं हुआ। प्रमोद शर्मा जी पार्टी छोड़ रहे हैं। अब वो अभी जब बोलेंगे तब उनसे पूछिएगा। मैं पार्टी से बाहर हूँ। वैधानिक की स्थिति क्या है, मैं तो कल रात को 9 बजे तक अपने क्षेत्र के दौरे में था। 9 बजे के बाद पत्रकार साहबों का फ़ोन आया तो मैंने कहा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कल बात करूँगा। मैंने राजधानी में बात करना उचित समझा, तो मैं यहाँ आया हूँ, बात करने आया हूँ। क्या स्थिति है वैधानिक, हम बात करेंगे। आप एक चीज़ सुनो, मैं अपने सम्मान से ज़्यादा ये सब चीज़ों को नहीं मानता। बहुत क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मैं ये सब चीज़ खाता बही दे के राजनीति नहीं करता। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई किसी के भी परिवार की महिला के संग दुर्व्यवहार में बात करे। मैं खुद नहीं करता, और इसलिए उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के संग तो कम से कम ठीक से बात करो। आप मेरे से बात करो ना, मुझसे पूछो। सो काज नोटिस नहीं, कोई कारण बताओ नोटिस नहीं, कुछ नहीं। आप घर में 4 लोग बैठ के फैसला कर लेते हैं। जेबी संस्था बना के रखे हो क्या? है कौन? कहां हो आप? पता चल जाएगा। अच्छा, ये कहा ही जा रहा था कि आप और प्रमोद शर्मा जी दोनों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और इसलिए जो भी कांग्रेस का विलय बीजेपी में ना हो जाए, इसलिए ये निष्कासन किया। आप ये बताइए, एक बार अखबार में छपा, कई अखबारों के पत्रकार महोदय का फोन आया, हम 9 तारीख को नड्डा जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, गए क्या? अभी 21 तारीख का चल रहा है, हम गए क्या या जाएंगे क्या? और विलय करना होता तो ये क्या अमित जोगी का इतना इंतजार करते क्या? किसी भी वक्त हम जाके 2 लोग बोल देते तो पार्टी टूट सकती थी। हमारा इरादा ही कुछ नहीं था ऐसा। फिलहाल नड्डा जी के दौरे के दौरान आपके बंगले पर भाजपा के काफी कार्यकर्ताओं को रुकाया गया था, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। वो जो व्यवस्था आपकी तरफ से की गई थी वो आखिर क्या है? आपको बता देता हूं। मैं यहाँ 36 माल में रहता हूँ, जो MLA कॉलोनी है। ये बंगला अलाट मुझे हुआ है, मैं कराया हूँ, और मैं अपने दोस्त देवजी भाई पटेल को उसको रहने के लिए दिया हूँ। देवजी चुनाव हार गए हैं तो मैंने दिया है। जब मैं हारा था तो मैं कभी कभी जब रायपुर आता था तो उनके बंगले में भी बैठता था। मेरे पास बंगला उंगला नहीं था, तो दोस्ती यारी मैं निभाना पसंद करता हूँ, और उसको छिप के नहीं निभाता, खुलेआम निभाता हूँ। और मैं अपने दोस्तों के लिए अपना जान न्यौछावर करने के तैयार हूँ। तो ये छोटा मोटा अंगला बंगला कहाँ लगे हो आप? आपके विधानसभा में हमने देखा है आपके जो बीजेपी अपोजिशन के प्रति जो आपके जो सॉफ्ट कर्नर रहा है, आप और प्रमोद जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। किसी भी मुद्दे पर जो डिबेट होता है या फिर वॉकआउट होता है विधानसभा, क्या वही कारण भी हो सकता है कि उनकी तरफ जो सॉफ्ट कर्नर है तो अमित शाह की तरफ खींचा है? देखिए, जो अच्छा लगेगा हम उधर ही जाएंगे, और अगर वो अच्छे नेता हैं, अगर उनके कार्यक्रम में हम गए हैं, बड़े नेता हैं,
तो किसी क्या तकलीफ है, कोई प्रवेश करने तो गए नहीं थे। और रहा सवाल भाजपा कांग्रेस का, मेरे घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में आज तक कभी ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी के हो। मैं ये जानता हूँ कि अगर वो लोरमी का है तो मेरे क्षेत्र का है, और अगर उससे कोई तकलीफ है तो दूर करना मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ और मैं उसकी मदद करता हूँ। कहीं एकनाथ शिंदे जैसा तो काम नहीं करता। यहाँ एकनाथ शिंदे वाली स्थिति नहीं है ना, यहाँ कोई सरकार बनना है ना, बिगड़ना है ना, कुछ होना है। करना होता तो हम कब से कर दिए होते, करना होता तो कब तक कर देते। कौन से इनके पास बहुमत है? 3 में से 2 तो आपके सामने बैठे हैं ना। तो अब ये बताइए, जब हमारे पास 2 हैं तो इसको तो हम कभी भी कर सकते थे, पर आप अनावश्यक रूप से शंका, कुशंका, आशंका या कौन से मस्ती में आप इस टाइप की हरकत कर रहे हैं, तो ये आपको मुबारक, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बधाइयों का तांता मिल रहा है, मुझे बधाइयों का तांता लग गया है कि बहुत अच्छा हुआ भैया, आप फुर्सत पाए, मुक्ति पाए करके। रणजीत जी, आप अजीत जोगी जी के पार्ट 2 में इतने साल रहे और बहुत ही करीबी माने जाते थे उनके परिवार में, तो ये स्थिति आप कैसे बनी? देखिए, मेरे तरफ से तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं तो जब जोगी जी बीमार थे, भाभी जी बीमार होती हैं, अमित के जन्मदिन में भी गया था, मैं तो जाता हूँ, अपना रिश्ता नाता निभाता हूँ। अब इनको क्या बीमारी चढ़ गई थी उसको मैं क्या बताऊँगा। अच्छा, ये आप अपने कार्यकर्ता समर्थक जो आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, जनता कांग्रेस से, उनके लिए क्या संदेश, क्योंकि आप तो अलग हो गए हैं, पार्टी रहे ना रहे उसको लेकर क्या धारणा है? आपके क्षेत्र के 4 लोगों को भी निकाल देंगे पार्टी? जी, उसमें 1-2 आए हैं। अब उस पार्टी में गिने चुने लोग बचे हैं, जितने को निकालना है निकाल लो, 2-3 लोग बच जाएंगे ना, करते रहेंगे। और देखिए, मैं अभी तक के किसी को कुछ भी नहीं बोला हूँ। जिसको जो निर्णय करना है अपने विवेक का निर्णय लो, और जो लोग निर्णय लेंगे ठीक है। मैं तो अपनी शुभकामना दे सकता हूँ कि भाई ये रेणु जोगी जी, अमित जोगी जी, ऋचा जोगी जी, अभी तो 3 ही हैं, तीनों चुनाव लड़ें, जीतें, आगे बढ़ें। इस पार्टी से लड़ें, कांग्रेस पार्टी से लड़ें, भाजपा से लड़ें, जहाँ से लड़ना है लड़ें, ये उनका विवेक है, उसमें मैं क्या बोलूँगा। ये 2018 से लेकर अभी तक की जो स्थिति जोगी कांग्रेस की हुई है, उसके लिए किससे जिम्मेदार मानते हैं? क्या अमित जोगी ही है? ऐसी हरकत करोगे तो जिम्मेदारी बताऊँगा। ये तो हरकत तो व्यक्तिगत तौर पर भी पार्टी स्तर की बात है, पार्टी में भी ऐसी हरकत होती है, तभी तो लोग कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां रही हूँ, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इसके पहले भी उन्होंने कई लोगों से ऐसी हरकतें की हैं कि आप पार्टी से आपको निष्कासित किया गया, तो आप बता रहे हैं और भी लोग हैं जिन्होंने ऐसी हरकत की। देखिए, जब श्री अमित जोगी जी ने, सौरभ जी ध्यान दीजिए, श्री भूपेश बघेल जी की माता जी का जब देहांत हुआ था तो वो बलौदा बाराद्वार गए थे, और उन्होंने रात को ही ऐसा जैसे हमारे यहाँ फ़ोन किया, एक ट्वीट किया कि भूपेश बघेल जी की माता जी के चिता को वो तब तक ना जलाएं जब तक शराबबंदी ना करें। ये कोई बात करने का तरीका होता है? ये अवसर था, मैंने विरोध किया अजीत जोगी जी को फ़ोन लगा के कि साहब ऐसे में तो हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कहीं कुछ मर्यादा होती है, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ संबंध हैं, उसको निभाना पड़ता है। एक मुख्यमंत्री या आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, अगर स्वर्गवासी हो गई हो तो उसके संग कोई इस प्रकार की भाषा में बात करता है। जोगी जी ने फिर उसमें माफ़ी मांगी, तो मुझे जब बोले कि तुम भी चलो, अमित भी जाएगा, तो मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ हो आया हूँ, आप लेके जाओ और मुख्यमंत्री जी से मिलो। वैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करना, अपशब्द बोल के, गलत भाषा का प्रयोग करके अगर राजनीति की सफलता प्राप्त करने का आप सोच रहे हैं तो ये भ्रम है। हमारे भी मतभेद हैं, हम भी विरोध में हैं, लेकिन हम अपनी शालीनता, अपने भाषा की मर्यादा नहीं खोते हैं और संसदीय शब्दों में भी प्रखर विरोध करने की ताकत रखते हैं। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, आज एक अखबार में पढ़ा था, शायद सही है गलत है मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ के भी उसमें नहीं आया हूँ,
ये भाजपा का षड्यंत्र है, ऐसा है। अरे क्यों भाजपा वाले षड्यंत्र करेंगे? उनको क्या पड़ी है षड्यंत्र करने की? अरे उनको क्या जरूरत है? जरूरत हमको है उनकी, हमको जरूरत है उनकी। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो बोलता है हमें जो कि वो गलत बोल रहा है। आप छोटे परिवार के बहुत करीबी रहे जी। तो ऐसी गलती जो एक बार की आपके साथ जोगी जी ने अमित किया, अमित ने, तो ऐसी गलतियां तो अमित ने बहुत सारी की होंगी, तो कितनी बार माफी मांग सकते हैं आपसे? देखिए, अजीत जोगी का एक बार ही माफी मांगना बहुत बड़ी बात है। वो बहुत विद्वान आदमी थे, उनसे जब हमने कहा तो उन्होंने माफी मांगी। परंतु ये तो संस्कार की बात होती है कि किसका क्या संस्कार है। जैसा संस्कार मिला रहेगा वैसे ही करेगा ना। हम आप जाएंगे तो पैर छूते हैं अपने बड़े लोगों। आप संस्कार की बात कर रहे हैं, संस्कार तो उनके माता पिता से मिला होगा, माता पिता को सम्मान करते हैं, संस्कार तो उन्हीं से मिला होगा, मतलब किससे मिला होगा? अब भाई कहाँ मिला, कैसे मिला, वो तो बचपन की बात मैं नहीं जानता हूँ, परंतु ये सब संस्कार की बात होती है। अब संस्कार उनका यही अगर सीखे हैं कि भाई किसी की पत्नी को फोन लगा के धमका दो, बोल दो, डांट दो, गाली दे दो, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी अभी किसी पार्टी से बातचीत हुई है? मेरे को बोला था वो था। एक मिनट भैया, थोड़ा सा एक मिनट रोक। नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता कि वहाँ अपने घर में क्या खा पी रहे थे, लेकिन कोई नॉर्मल आदमी है ऐसा कर सकता है। ले लीजिएगा ना। सवाल है, आप राहुल गांधी और अमित जोगी में क्या अंतर देखते, कंपेयर करेंगे तो क्या लगता है? गुलाम नबी आजाद भी बोले थे, 52 साल से राजनीति कर रहे हैं, 52 साल, ये भी 45 ही के होंगे, उससे ज़्यादा की राजनीति मैं कर रहा हूँ। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि रणजीत सिंह जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, बातचीत होती रहती है, अब सारे रास्ते खुले हुए निर्णय उन्हें लेना है। बहुत सही कहा, बहुत अच्छे नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह साहब। वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और मेरा उनसे बहुत अंतरंग संबंध है और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। और उन्होंने ठीक कहा, रास्ता तो खुला है, तो कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना। मैं क्या यहीं खड़े रहूंगा क्या चौराहे में? क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाना चाहिए? अभी आप वैधानिक सलाह ले रहे हैं, क्या है जी? आप वैधानिक सलाह कुछ ले रहे हैं आपके निष्कासन को लेके? देखिए, ये सब चिंता उनको करना चाहिए जो विधायकी चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कहाँ आप लगाए हुए विधायकी में? जाएगा, निकाल दिया, जो होना होगा, देखेंगे उसको। पर मान सम्मान से समझौता नहीं होगा, उसमें मैं कंप्रोमाइज नहीं करता। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अपमान की जिंदगी जीने के बजाय सम्मान का मौत मर जाना पसंद है और मैं वही करता हूं। तो सर आपने क्यों नहीं छोड़ी पार्टी, किस बात का इंतजार कर रहे थे? देखिए, कई ठो परिस्थिति रहती है। मैं उस परिवार में जोगी जी को बहुत सम्मान करता हूं और रेणु जोगी जी को भी बहुत सम्मान करता हूं, तो कुछ कई लिहाज को भी रखना पड़ता है। लेकिन जब लिहाज उन्होंने ही खत्म कर दिया तो फिर मैं काहे को लिहाज रखूं? बता रहा हूं आपको। और कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं सब में राजी हूँ। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो तो मैं दे दूंगा, वो तो आयच है ना, वो तो आयच है, वो मैं दूंगा। तो मारपीट की खबरें भी आते रहती थी, जैसे पार्टी के कोषाध्यक्ष देखिए, मैं बहुत रेयर जाता हूँ अभी भी। मैं दिन भर वहाँ कोई दरबारी टाइप का खड़े नहीं रहता। मैं बहुत टाइम में जाता हूँ और 2 मिनट में मिलजुल के वापस आता हूँ।
तो मुझे नहीं मालूम क्या होता था, कौन किसको मारा किसको काटा। हाँ, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ